हम इस संगोष्ठी में क्यों आए हैं, क्या करना है, इस निमित्त हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में माननीय अतुल जोगी उपस्थित हैं। मैं अतुल जी से आग्रह करता हूं कि वे आकर के हम लोगों को एक इस विषय में दृष्टि प्रदान करेंगे। माननीय अतुल जी। आज के इस मंगल बेला पर मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वरिष्ठ मंत्री श्रीमान केदार कश्यप जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीमान प्रसन्न जी, पवन साय जी, रामनाथ कश्यप जी, डॉक्टर अनुराग जैन और इस सभागार में उपस्थित वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, अध्यापकगण, छात्रगण, कार्यकर्तागण, सभी को मेरा राम राम। ये जो अवसर है भगवान बिरसा मुंडा के 150 वर्ष के जयंती पर भारत सरकार ने भी एक बड़ी पहल की है और उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छे तरह से एक शुरुआत किया है। तो आज हम भगवान बिरसा की बात करेंगे, वीरों की बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे। तो देशभक्ति की बात हो और नारा न हो, ऐसा न हो, इसलिए एक बार नारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, शहीद गुंडाधुर की, शहीद गुंडाधुर की, भारत माता की। प्रारंभ में मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे मंत्रिपरिषद और सारे उनके सलाहकार लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है कि इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम ये इस सरकार के और आप लोगों के प्रयास से किए हैं। और आपको देखकर ही अभी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी शुरुआत हो रही है। तो छत्तीसगढ़ एक प्रकार के टॉर्च बेरर के रूप में एक बड़ा काम कर रहा है, इसलिए आप सभी लोग इस प्रशंसा के पात्र हैं। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन के संबंध में हम सब लोग जानते ही हैं और विविध कार्यक्रमों में आपने विषय रखा होगा, सुना भी होगा। भारत के इतिहास जब हम देखते हैं तो उसमें जनजाति समाज का योगदान इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकते हैं। जब 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव किया तो उससे 2 वर्ष पूर्व से वनवासी कल्याण आश्रम और अन्य सहयोगी संगठनों ने मिलकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज का योगदान क्या है इसके बारे में अध्ययन शुरू किया। तो ध्यान में कई बातें आई। जैसा हम कहते हैं 1857 का संघर्ष, ये प्रथम लड़ाई कहते हैं, लेकिन उससे लगभग 65-70 वर्ष पूर्व तिलका मांझी ने यह आंदोलन छेड़ा था और तिलका मांझी अकेले नहीं लड़े, उनके साथ हजारों लोग खड़े हो गए और भागलपुर में उनको फांसी दी गई और उनके साथ हजारों लोग शहीद हो गए। हम भगवान बिरसा मुंडा का नाम तो जानते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के साथ जो संघर्ष करने के लिए उलगुलान का नारा लगाते हुए, एक क्रांति का नारा देने के लिए जब संगठित हुए लोग डुमरी पहाड़ पर सभा करने के लिए आए थे, तो चारों ओर से घेर करके ब्रिटिश सेना ने उनके ऊपर फायरिंग किया। सैकड़ों लोग उसमें शहीद हुए जिनके नाम हमको मालूम नहीं है। या उसी क्षेत्र में तिलका सिद्धो कान्हो, चांद भैरव,
ऐसे 4 भाई और उनकी 2 बहनें, फूलो झानो, एक ही परिवार की 4 भाई और 6 बहनें और उनके साथ हजारों संथाल समाज के लोग देश की क्रांति के लिए शहीद हो गए, तो उनके नाम भी हम नहीं जानते हैं। या राजस्थान के मानगढ़ पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन और देशभक्ति का आंदोलन ऐसा जब हुआ था, तो उसके ऊपर भी अंग्रेज सरकार के लोगों ने आक्रमण किया। लोगों को मालूम था कि आक्रमण होगा, तीर कमान की लड़ाई बंदूक से हो रही थी और 1500 लोग शहीद हुए, ऐसा ब्रिटिश सरकार लिखती है। या हमारे तेलंगाना में रामजी गोंड, इन्होंने गोंड समाज में एक बड़ी क्रांति खड़ी की और उनके साथ 1000 लोगों को पेड़ पर फांसी लटकाया। वो स्थान आदिलाबाद के निर्मल में हम जाकर देख सकते हैं। ऐसे कई स्थान है मित्रों, जहां जाकर वहां की धूल हमने अपने माथे पर लगाने से देश के बारे में गौरव और इस सारे समाज के बारे में गौरव हमारे बीच में आएगा। देश में सभी समाज, नगरों में, गांवों में, जनजाति क्षेत्र में संघर्ष होता रहा है, लेकिन नगरीय संघर्ष जो हुआ ब्रिटिशों के साथ, उसमें हम देख रहा है कि 2-4 को युवक बंदूक लेके निकले, कोई ब्रिटिश अधिकारी को मार दिया या बॉम्ब फेंक दिया, वो 4 लोग पकड़े गए, फांसी लटका लिए, उनको शहीद हो गए। समाज देखता रहा, समाज साथ में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जनजाति क्षेत्र में नेता के पीछे हजारों लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, संघर्ष किया और अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। ये दूसरा स्वरूप है। इसलिए हजारों लोग हमारे देश के बांधव शहीद हुए। इसकी जानकारी आज के इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम मिलती है और इस कारण इस समाज के प्रति एक हम ऋण चुकाने की आवश्यकता है, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा मौका है कि जनजाति समाज हमारे देश का एक अभिन्न अंग जो है, उसके प्रति हम लोग एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। संघर्ष जो था, ये लोग वनों में रहते थे, तो वनों से, प्रकृति से कई चीजें इन्होंने सीखी है, ऐसा हम देख सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि जंगलों में, वनों में मधुमक्खी के छाते होते हैं। मधुमक्खी के छाते पर कोई पत्थर मारेगा तो कोई एक ही मधुमक्खी लड़ने के लिए नहीं आएगी, पूरे मधुमक्खियां टूट पड़ेगी उस व्यक्ति पर जिसने पत्थर मारा है। उसी प्रकार जनजाति समाज भी टूट पड़ता था, तो पूरा समाज टूट पड़ता था उनके ऊपर। इस प्रकार का एक ऐसा इतिहास भारत में है, शायद ही दुनिया के कोई देश में आपको दिखने को मिलेगा, और ऐसा हजारों साल लड़ता गया। अभी हम लोग रानी दुर्गावती का जो संघर्ष देख रहे हैं, मुगलों के साथ हुआ होगा, 500 वर्ष पुराना होगा, तो 1947 तक ऐसे संघर्ष की गाथा चलती रही है। तो इस प्रकार का ये संघर्ष है। जब ब्रिटिशों ने देखा कि इस देश पर राज्य करना है तो क्या करना होगा, तो ये उनको ध्यान में आया कि सबसे बड़ी चुनौती है ये जनजाति समाज, जो जंगलों में रहता है, वनों में रहता है, जो स्वाभिमान के साथ रखता है, जो झुकता नहीं है और रुकता नहीं है, थकता नहीं है। ऐसा यदि कोई समाज है तो ये समाज है। ये उनके लिए चुनौती थी, और इसलिए हमको मालूम है कि सन 1856 में उन्होंने सारे जंगल जो है, जो उनकी शक्ति का केंद्र था, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया और जंगल के जो मालिक थे उनको वहां से खदेड़ा गया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू किया, ब्रिटिशों के हितों की रक्षा के लिए बनाए थे, और फॉरेस्ट एक्ट लाया जिसके तहत कोई आम पकेगा तो आम तोड़ना है तो जनजाति समाज के व्यक्ति को परमिशन देनी पड़ती थी, और बिना परमिशन कोई तोड़ेगा तो चोर के रूप में उसको सजा होती थी। तो मालिक को चोर बनाया इस एक्ट ने, और इतना करने से भी मन नहीं भरा तो ब्रिटिशों ने जब अपना पहला सेंसस हुआ 1871 में, तो उस समय उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया जिसके तहत सारे जनजाति लोगों को अपराधी घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिशों ने एक साजिश के तहत
जनजाति समाज को बदनाम करने के सारे रास्ते अपनाए थे। और इस कारण ऐसा समाज उन्होंने एक चित्र पेंट किया कि जनजाति समाज में पिछड़ा, गरीब, अनपढ़, अशिक्षित, अंधश्रद्धा वाला, जितनी नकारात्मक बातें भर दिया और वही सिलेबस में आई, वही एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा हमको सिखाई गई, वही सोशल स्टडीज के नाम पर हम सीखे। लेकिन इनकी समाज व्यवस्था कैसी थी, दर्शन शास्त्र क्या था, कानून व्यवस्था क्या था, इसको किसको पता नहीं। इसलिए नगरों में आज ऐसा बड़ा वर्ग है कि यही चश्मा जो ब्रिटिशों ने हमको पहना था वो पहनकर आज भी हम कई लोग घूम रहे हैं। और इसलिए पिक्चर जो बनते हैं बॉलीवुड में, उसमें भी कोई जनजाति व्यक्ति दिखाते, वनवासी व्यक्ति दिखाते, तो वो भी व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं जो आप भारत में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हॉलीवुड की कॉपी है। तो ये एक इमेज मेकिंग किया गया, ये इमेज है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इसके एकदम विपरीत है, डायगोनली अपोजिट है, ऐसा मैं कहूंगा। अभी एक बैंक ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव डाला। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में धड़गांव नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां बैंक की छोटी ब्रांच है। तो बैंक का जो ऑफिसर था वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, बैंक नीचे थी। रात के 12 बजे देखा तो उसका दरवाजा कोई टकटका रहा है। उस ऑफिसर ने दरवाजा खोला, देखता तो गांव के 8-10 लोग वहां खड़े थे। ऑफिसर ने पूछा क्या काम है? तो बोले अपने गांव का वो सुरेश है ना, वो गुजर गया। तो बोले क्या करना है? नहीं, उसने बैंक से कर्जा लिया था। कितना लिया था? 5,000 रुपए। तो वापस करना है। तो बैंक के ऑफिसर बोले कल दिन में आइए, जब बैंक खुलेगी तब हम कार्रवाई पूरी करेंगे। तो बोले ऐसा नहीं है, पैसा हमने लाया अभी जमा कर दीजिए आप, क्योंकि जब तक पैसा कर्जा जमा नहीं करेंगे ना, उसका अंतिम संस्कार हम नहीं कर सकते। कर्जा लेकर मरना ये सबसे शर्मनाक बात मानी जाती है। फिर बैंक अधिकारी ने पूछा क्या ये सुरेश ने पैसा जमा करके रखा था? गांव वाले बोले नहीं, उसके पास पैसा था ही नहीं, कहां से जमा करके रखेगा, हमने ही कंट्रीब्यूट करके जमा किया है, तो आप जमा कर लीजिए। तो मूल्याधारित समाज कोई है तो जनजाति समाज है। आज भी देख सकते हैं, 2024 में भी जब देखना है तो मूल्याधारित समाज वहां हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये समाज है कि जो हमने पढ़ा है उसके एकदम विपरीत आपको दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही हमारा कार्यक्रम था, बैठक थी। तो सवेरे पहुंचे कार्यकर्ता लोग और उन्होंने बताया कि आज शाम को बैठक है, मीटिंग है, तैयारी हुई कि नहीं? तो गांव वालों ने बताया कि नहीं, आज मीटिंग नहीं होगी, कल शाम को मीटिंग होगी। तो ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा हुआ, कल रात में हमारे गांव में जंगल की आग लग गई तो 20 घर जल चुके हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? तो अभी घर साफ करने का सारा काम चल रहा है और गांव के युवकों को जंगल भेजा है, वो बांस, बल्ली, बांबू सब लेके आ रहे हैं, दिन भर हम सफाई कर लेंगे, कल सवेरे घर बनाना शुरू करेंगे, शाम तक घर बन के तैयार हो जाएंगे, हर घर से थोड़ा थोड़ा चावल दाल दे देंगे, कोई बर्तन दे देंगे, शाम से उनकी रसोई शुरू हो जाएगी, तो परिवार चालू हो जाएगा, हम उस समय बैठक करेंगे। हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि उनके मन में ये नहीं आया विधायक क्या करेगा, एमपी क्या करेगा, भारत सरकार क्या करेगी, वो डिपेंड नहीं है। वो आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत यदि देखना है तो जनजाति समाज में देखना पड़ेगा। ताली मारने में संकोच मत करिए, जनजाति समाज के लिए ताली है। तो मित्रों, विषय बड़ा लंबा है। कुल मिलाकर के ये सारी जो बातें हैं, ये अध्ययन उसका नहीं हुआ है, और इसलिए जैसा बताया कि इवेंट तो हो ही जाएंगे इस वर्ष में, और भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भारत सरकार ने सोचे हैं, बहुत अच्छे मनसा से सोचे हैं। लेकिन ये अच्छा मौका है कि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होना है, क्योंकि ज्ञान दुनिया उसको मानती है जो लिखित रूप में है, अलिखित चीजों को ज्ञान मानती नहीं है। उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखना पड़ेगा, तो कौन लिखेगा? इसलिए जब इतिहास लिखा गया
तो बोलते हैं कि जब कोई शिकारी शेर का इतिहास लिखेगा तो यही लिखेगा कि शेर कमजोर था, लेकिन शेर यदि खुद लिखेगा तो सच्चा इतिहास लिखेगा। तो मैं कहता हूं आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए कि शेर शेर का इतिहास लिखेगा, शेर शेर। और इसलिए यहां बैठे विभिन्न वाइस चांसलर्स है, अध्यापक गण है, सारे आप प्रबुद्ध लोग हैं। और ये छत्तीसगढ़ के संबंध में, छत्तीसगढ़ एक सबसे बड़ा जनजाति बहुल राज्य है, इसकी शुरुआत यहां से हो जाए और इसी प्रकार की शुरुआत देश के सभी राज्यों में होगी। तो मुझे लगता है कि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होना केवल जनजाति समाज की आवश्यकता है ऐसा नहीं, तो भारत की आवश्यकता है, और केवल भारत की आवश्यकता नहीं, पूरी दुनिया की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये यदि करना है तो प्रस्थापित जो लिखा है ना, इसको भूलना पड़ेगा, वो चश्मा उतारना पड़ेगा, चश्मा बदलना पड़ेगा। क्योंकि जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जिसको समझना है तो अनुभूति के बिना समझ नहीं सकते। आप किताब पढ़ करके, फिल्म देख करके आप समझ नहीं सकते हैं। जब तक हम उनके गांव में जाकर नहीं रहेंगे, उनसे वार्तालाप नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। और इस कारण ये मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है कि 150 वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म का हुआ है और 500 वर्ष रानी दुर्गावती के जन्म को हो रहे, एक ऐसे शुभ मंगल घड़ी पर अमृतकाल जिसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उसमें एक नई रास्ता हम आगे चलेंगे और उसमें आप सबका सहयोग ये बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा लगता है। मित्रों, ब्रिटिश हर बार कहते थे, अंग्रेज लोग ये कहते थे कि जो जनजाति समाज है वो पिछड़ा है, वंचित है। बनाया किसने? उन्होंने वंचित बनाया, उन्होंने ही पिछड़ा घोषित कर दिया। तो उनको उत्थान करना ये व्हाइट मैन्स बर्डन कहते थे। लेकिन आज हम 75 साल के बाद ये कह सकते स्वाभिमान के साथ कि जनजाति समाज इज ए बिग एसेट फॉर भारत, बिग एसेट फॉर भारत। आज भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके हाथ में सारे सूत्र है, ये गौरव की बात है। और मित्रों, 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिए गए 14, इसमें 16 जनजाति लोग हैं, 16। 8% पॉपुलेशन का रेशियो है, 16% रिप्रेजेंटेशन ये पद्मश्री अवार्डीज में है। और मित्रों, ये कोई एलाइट क्लास के लोग नहीं है जिनके नाम हमने जाने ही नहीं होंगे। हमारे इस छत्तीसगढ़ के जशपुर में काम करने वाले हमारे श्रीमान जगेश्वर जी यादव, वो और अति पिछड़ी जनजाति में काम कर रहे हैं, और देखेंगे तो हाफ पैंट और पहन के घूमते हैं और चप्पल नहीं पहनते हैं। कितने साल से? पिछले 40 वर्षों से चप्पल नहीं पहन रहे जगेश्वर राम जी। उनका सपना है जब तक ये समाज का उत्थान नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। क्या ऐसे संतों को ही कहूंगा मैं, हमारे कैंपस में बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? हमको बुलाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की भूरी बाई हो सकती है, केरल की लक्ष्मी कुटी अम्मा हो सकती है, राही बाई पोपरे हो सकती है। ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, जो गांव में काम करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। एक उत्तर बंगाल की एक महिला संथाल समाज की है, उनको पद्मश्री मिला। तो जिलाधिकारी ने फोन किया, मैं मिलने को आ रहा हूं करके। कमली सोरेन उनका नाम है। तो बोले क्यों आ रहे हैं? तो मिलना चाहते हैं। तो मिलने के लिए गए तो बोले दीदी आपको पद्मश्री पुरस्कार घोषित हुआ है। तो पूछती है ये क्या होता है पद्मश्री पुरस्कार? वो ठेठ गांव में रहती है, बच्चों के लिए स्कूल चलाती है, हॉस्टल चलाती है, वो बाहर की दुनिया से कोई वाकिफ नहीं है। तो बोले बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो बोले मैंने तो मांगा नहीं था। नहीं मांगा नहीं था इसलिए आपको मिल रहा है। बोले मैं इस अपेक्षा से काम भी नहीं किया थी। बोले नहीं फिर भी आपको आना पड़ेगा। तो इतना निरपेक्ष बुद्धि से काम करने वाला समाज यदि कोई है तो जनजाति समाज है। और इस कारण मैंने ऐसा बताया कि दिस सोसाइटी, जनजाति कम्युनिटी इज ए बिग एसेट फॉर अस। और इसलिए आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर एक नया काम शुरू करेंगे। और उसके दृष्टि से एक TRKC,
ट्राइबल रिसर्च नॉलेज सेंटर इस प्रकार का एक एनजीओ काम कर रहा है। वो भी इस प्रकार के कामों में अग्रसर होकर ये सारा काम कर रहा है। हम सब लोग मिलकर भारत का नाम जनजाति समाज की दृष्टि से रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद।